Brought to you by BPCL, Bharat High Star Cooking Stove. भारत हाई स्टार स्टफ, सेव मोर सर्व मोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। 1 फरवरी यानी आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का जो अंतरिम बजट है वो पेश किया। क्या कुछ बड़े ऐलान इस बजट में हुए हैं, सब पे चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ मौजूद है तक चैनल्स के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर जी। सर, बहुत बहुत नमस्कार आपको। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट चुनावी बजट है, तो ऐसे में लोगों को काफ़ी उम्मीद थी इस बजट से कि कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन जब वित्त मंत्री ने अपना पिटारा खोला तो फीका एकदम बेस्वाद बजट आया। नहीं, ये फीका बजट हम लोगों को क्यों लग रहा है? 3 कारण मेरी नज़र में है। पहला कारण ये है कि जैसे मिडिल क्लास को उम्मीद थी कि इनकम टैक्स में कोई छूट मिलेगी, तो वो छूट नहीं मिली, इसलिए हमको फीका लग रहा है। फिर ये होता है कि भाई कोई अगर कस्टम ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी घटा बढ़ा के आप चीज़ें सस्ती या महंगी कर सकते हैं, वो भी कुछ नहीं किया है, तो इसलिए भी हमको ये फीका लग रहा है। और जो तीसरी वजह ये है इसको फीका होने की कि इसमें कोई रेवड़ी नहीं है, यानी कोई फ्रीबी नहीं है, कुछ मीठा नहीं है कि मान लीजिए कोई आपको सीधे डायरेक्ट किसी को कैश मिल रहा है। तो ये 3 कारण रहे हैं कि इसकी वजह से ये लग रहा है फीका बजट। अब फीका बजट होने का जो वजह बताई है वित्त मंत्री ने, उन्होंने परंपरा का हवाला देकर ये कहा कि चूंकि मतलब उन्होंने ये कहा नहीं, लेकिन परंपरा ये होती है कि जब चुनाव भी साल है, ये वोटर अकाउंट है, और ये चूंकि भी ये जो सरकार का मौजूदा कार्यकाल है ये सिर्फ मई तक है, तो जुलाई में पूरा बजट होगा। तो आमतौर पे जो अंतरिम बजट होता है उसमें कोई पूरे बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं की जाती, ये परंपरा रही है। इसका हवाला देकर उन्होंने ये फीका बजट पेश किया है। लेकिन यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं जरूर कि जब 2019 में पीयूष गोयल जो उस समय अंतरिम वित्त मंत्री थे, उन्होंने जब अंतरिम बजट पेश किया था तो उन्होंने इस परंपरा का निर्वहन नहीं किया था। उन्होंने इनकम टैक्स की भी जो छूट की सीमा थी वो बढ़ा दी थी। उन्होंने पीएम किसान एक जो सम्मान निधि है जो 6,000 रुपये हर साल किसानों को मिलते हैं, वो भी उन्होंने लागू कर दिया था। तो परंपरा का हवाला जो है निर्मला सीतारमण ने इस बार दिया था, लेकिन मोदी सरकार ने 2019 में इस परंपरा का पालन नहीं किया था। जी, लेकिन सर मेरा सवाल इसी से है कि सरकार ने इस बार क्यों किया? जैसा कि आपने कहा कि 2019 में पीयूष गोयल ने ऐसा कोई ट्रेंड फॉलो नहीं किया था, लेकिन क्योंकि ये चुनावी बजट है तो सरकार ने ऐसा क्यों किया? उम्मीदें तो काफ़ी थी इस बजट से लोगों को। नहीं, मुझे इसका लगता है श्रेया 2 कारण है। एक तो प्रधानमंत्री ने कल जब संसद में आए थे तो उन्होंने कहा था ये बजट अंतरिम होगा और जो पूरा हमारा बजट है वो जुलाई में आएगा। पर इससे भी बड़ी मुझे बात ये लगती है कि चूंकि चुनाव अभी 2 महीने में चुनाव शुरू हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार का यह आत्मविश्वास कह लीजिए कि उसको लगता है कि चुनाव जीतने के लिए उसको अभी कोई रेवड़ी या उसको कोई रिबेट देने की ज़रूरत नहीं है। और अब तक जो ओपिनियन पोल भी आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि सरकार दोबारा से, यानी तिबारा बल्कि कह लीजिए कि तीसरी बार सरकार ये चुनकर आ जाएगी। तो ऐसे में सरकार ने यही सोचा होगा कि भाई अगर जब हम चुनकर ही आ रहे हैं तो हम क्यों ही कोई फ्रीबीज दे दे या कोई अभी छूट दे दे। ये एक कारण इसका हो सकता है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि चुनाव की आचार संहिता लागू होने में कम से कम 1 आध महीना भी और है, 1 से 1.5 महीना है, तो तब भी हमको वॉच करना पड़ेगा कि इस बीच में भी क्या सरकार कोई राहत देने की घोषणा कर सकती है क्या। लेकिन ये एक बड़ा मंच था जो कि मुझे लगता है कि चूंकि सरकार का ये एक आत्मविश्वास है कि वो दोबारा चुनकर आ रही है, और ये बात वित्त मंत्री ने भी कही, प्रधानमंत्री ने भी कही थी कि दोबारा हम जुलाई मतलब चुन के आ रहे हैं और पूरा बजट जुलाई में पेश करेंगे, तब हम पूरी राहत देंगे, या जो भी उनको पेश करना है वो जुलाई में पेश करेंगे। जी सर, साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए वो भी काफ़ी ज़्यादा बीजेपी को कॉन्फिडेंस दिया है, बीजेपी की कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया है। लेकिन सर अगला सवाल मेरा शेयर बाजार के ऊपर है। शेयर बाजार को निराशा हाथ लगी है। हम उम्मीद कर रहे थे कि आज बाजार 200 पॉइंट ऊपर खुलेगा, ट्रेंड फॉलो करते हुए आज बाजार गिरा है। हालांकि फ्लैट ओपनिंग हुई थी सर, कुछ खास तेजी देखने को मिली नहीं हमें बाजार में। बाजार गिरा, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में हमें तेजी देखने को मिली थी। लेकिन सर बाजार ने ऐसा क्यों रिएक्ट किया? देखिए श्रेया, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं कोई शेयर बाजार का जानकार नहीं हूँ, लेकिन हमने ये तो हिसाब किताब का वीडियो नहीं, लेकिन हमने जब हिसाब किताब का वीडियो बनाया था तो हमने बात की थी कि सरकार जो कर्ज लेती है वो क्यों लेती है या क्या लेती है उस पर। तो मेरी नज़र में शेयर बाजार को भले आज निराशा हाथ लगी हुई है, लेकिन अगर यही सरकार मान लीजिए रेवड़ियाँ बांट देती या यही सरकार मान लीजिए टैक्स में छूट दे देती, तब भी बाजार पर नेगेटिव असर पड़ सकता था। लेकिन बाजार ने इस पर
ज्यादा कोई रिएक्शन दिया नहीं है, बल्कि थोड़ा नेगेटिव ही है। तो मेरी नजर में बाजार को भी थोड़ा रुक कर देखना चाहिए 1-2 दिन, क्योंकि मेरी नजर में 2-3 अच्छी चीजें हैं जो अर्थशास्त्र के लिहाज से कही जाती है। पहली चीज ये है कि सरकार जो है इस साल मतलब 2024-25 के लिए जो वित्त वर्ष है उसमें सरकार पिछले साल के मुकाबले कम कर्ज लेगी। तो ये बहुत एक अच्छी बात है कि भाई जैसे अगर आप और हम हैं, अगर हमारा कर्ज कम हो, हम कम लेना पड़ रहा है अपने खर्चे मीट करने के लिए, तो ये एक अच्छी बात है। और अगर मैं आपको एग्जैक्ट आंकड़ा भी बता दूं कि पिछले साल 15 लाख या 15.5 लाख करोड़ लगभग कर्ज लिया गया था, मतलब ये चालू वित्त वर्ष है। और अगले साल मतलब 14 लाख करोड़, लगभग 14.13 लाख करोड़ है। तो 14 लाख करोड़ मतलब करीब करीब जो है 1.5 लाख करोड़ करीब करीब मैं कह रहा हूँ कर्जा कम लिया जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज है कि सरकार कर्ज कम ले रही है। दूसरी जो मतलब इसका फायदा बाजार को क्या होगा कि जब ये कहा जाता है कि जब सरकार ही बोरोवर है या सरकार ही जब कर्जा लेने आती है, तो जो प्राइवेट आप जैसे लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं या कंपनियां हैं, चूंकि बाजार में पैसा तो उतना ही है और लोग सरकार को ही कर्ज देना पसंद करते हैं क्योंकि वो एश्योर्ड रहता है। तो जो प्राइवेट प्लेयर रहते हैं वो क्राउड आउट होते हैं, अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि उनको मौका नहीं मिलता जो, या उनको महंगा कर्ज मिलता है। तो ये इसका लॉन्ग टर्म फायदा हमको ये मिल सकता है कि जो ब्याज दरें कम होने की उम्मीद है, भले ही वो तुरंत ना हो, लेकिन आगे चल के क्योंकि सरकार ने कर्जा कम लिया है तो ब्याज दरें, मैं नहीं जानता तो रिजर्व बैंक को तय करना है, लेकिन ये एक उस चीज के लिए बड़ा ये पॉजिटिव सा ट्रेंड है कि सरकार कम कर्ज लेगी और आगे चल के मतलब आगे मतलब हो सकता है 1 साल बाहर हो, ये होगा। और दूसरी बात इससे ये भी होती है कि जो महंगाई कम करने में भी मदद मिलती है जब सरकार कम कर्ज लेती है। इसी से जुड़ी हुई एक और बात, जैसे तो कर्ज कम लेंगे, एक और जो बात अच्छी है वो ये है कि सरकार ने अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब मैंने पहले भी एक बार जब कर्ज की बात हुई थी तब समझाया था कि भाई अगर आपने कर्ज ले लिया, पर्सनल लोन ले लिया और आपने शॉपिंग कर ली, मॉल में कपड़े खरीद लिए, सिनेमा देख लिया, खाया पिया कर लिया, तो वो तो खर्चा हो गया, उसने आपने अभी मौज कर ली, लेकिन उसका आगे कोई बैड कर्ज हो गया। हाँ, वो बैड कर्ज नहीं है, वो उस कर्ज का आपके जीवन में कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन अगर आपने घर के लिए कर्ज लिया है तो आपके पास कोई एक संपत्ति बन जाती है। तो भारत सरकार ने भी जो ये कर्ज लिया है, तो भारत सरकार ये कह रही है कि हम पिछले साल उसने 10 लाख करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब रेलवे बनाने में, रेल की पटरियां बिछाने में, मेट्रो बनाने में, हाईवेज या एयरपोर्ट बनाने में वो खर्च करेंगी। तो इसका फायदा तो एक जो शेयर बाजार में जो सीमेंट की कंपनियां हैं या लोहा बनाने वाली कंपनियां हैं या कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, उनको तो लाभ होता ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इकोनॉमी के लिए भी अच्छा संकेत है। तो पिछली बार के मुकाबले एक आंकड़ा 11 का निकाला है, मतलब 11,11,11,11 रुपये जो है, और 11.11% उन्होंने हाइक दिया, मतलब 10 लाख करोड़ के ऊपर जो पिछली बार का था। तो अगर हम देखें कि सरकार का जब कर्जा बढ़ रहा है, लेकिन पिछले जब 2019 के मुकाबले में हम देखते हैं तो ये लगभग अब इनका 4 गुना जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर बन गया है। तो ये अच्छी बात है कि जिसको आप बिल्डिंगें बनेंगी, मेट्रो बनेगी, एयरपोर्ट बनेंगे, तो ये देश के लिए एक अच्छा खर्चा है। और इसका कैस्केडिंग इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। सर अगर मान लीजिए आप 1 रुपए लगाते हैं तो वो 7-8 रुपए बनकर निकलेगा। हाँ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि इसका फायदा जो है तुरंत नहीं है, लॉन्ग टर्म में है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बात है जो हमने कहा कि जैसे सरकार कर्ज कम लेगी तो सरकार का घाटा भी कम हो रहा है। तो हम जब घाटा कहते हैं सरकार का, तो सरकार का खर्च मान लीजिए इस साल 48 लाख रुपये है, 48 लाख करोड़ रुपये सॉरी जी, और आमदनी जो है वो है 31 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, तो ये जो गैप है अगर उसको आप जीडीपी के अनुपात में जब देखते हैं तो वो होता है पिछले साल वो 5.8% था, हालांकि अनुमान था कि 5.9% होगा। तो जितना अनुमान था उससे इस साल घाटा कम हुआ है, और अगले साल के लिए सरकार ने लग दिया है कि 5.1% होगा। मतलब मैंने जो कहा ना, जब फिस्कल डेफिसिट कम होता है तो उससे जो कर्ज की दरें हैं या ब्याज दरें हैं वो कम होती है, क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके लिए कर्ज लेना आसान हो जाता है जब सरकार कर्ज के बाजार से कदम खींचती है। तो ये कुल मिला के ये बाजार की जो शेयर बाजार की आपने बात कही, मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार अगर करेगा बाजार तो उसको इस समय ये जो पॉजिटिव चीजें हैं वो नजर आएंगी।
जी बिल्कुल सर। फिस्कल डेफिसिट का अगर मैं दर्शकों को आंकड़ा बता दूं तो अभी 5.8% है, जो अनुमान जताया जा रहा था वो 5.9% था, और आगे आने वाले समय में 2025-26 में ये 5.1% का आंकड़ा बताया गया है। तो लगातार फिस्कल डेफिसिट में हमें कमी देखने को मिलेगी। लेकिन सर मेरा अगला सवाल ये है कि तो लोग तो परेशान ही है, मिडिल क्लास को भी कोई राहत नहीं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, तो ये कैसे चलेगा सर? नहीं, ये बात सही है, भले ही हम बजट को अच्छा कहें और जो बार बार बात कही जाती है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में सब लोग, एक अंग्रेजी में हो रहा है कि एवरीबॉडी विल बी डेड इन द लॉन्ग टर्म। या तो बात वो है कि मतलब अगर ये बात तो सही है कि इस बजट से जो हमने कहा कि फीका है या निराशा है, तो मुझे लगता है कि दो फ्रंट पर निराशा है। एक तो जो अभी भी ये जो जीडीपी की ग्रोथ हो रही है, लेकिन वो नौकरियों में ट्रांसलेट नहीं हो पा रही है, ये एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि आप जो कह रही है लोग परेशान हैं। और दूसरा ये है कि महंगाई मतलब जो है वो भी कम नहीं हो पा रही, मतलब भले आंकड़े में कम हो रही, लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी में दिक्कत है। और इसमें भी जो आपने असमानता की बात कही है, तो ये कंपनियों का भी ट्रेंड अब बड़ा क्लियर है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर मतलब उनका सामान एफएमसीजी कंपनियों का या ऑटो कंपनियों का कम बिक रहा है, और जो प्रीमियम जिसको कहते हैं या जो शहरी क्षेत्रों में बिक्री ज्यादा हो रही है। तो ये भी एक जो चिंता है, ये भले ही आंकड़े बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी और ये जो असमानता बढ़ रही है, ये एक चिंता का कारण है। और मुझे लगता है कि इसका कोई जवाब हमें इस बजट से नहीं मिला है। तो दिक्कत कहाँ है सर? ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आ रही है, जो आंकड़े पेश होते हैं वो ग्राउंड लेवल तक जा नहीं पाते, इसलिए ग्राउंड पे हमें असमानता दिखती है। नहीं, देखिए, हम बार बार एक बार भूल जाते हैं कि हम जब ये डंका बजाते हैं कि हम देश की दुनिया की इतनी बड़ी तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, या अभी हम 5वें नंबर पे हैं या चौथे नंबर पर और हैं। एक सर अभी जो स्टेटमेंट पास हुआ है कि 2047 तक जो हमारे डेवलपिंग नेशन का टैग है वो डेवलप्ड नेशन, हाँ, नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ आपको, जब हम ये बात कहते हैं कि हमारा जो आपने बात कही ना कि हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे दुनिया की, लेकिन ये भी बात सही है, अभी हम 5वीं अर्थव्यवस्था है दुनिया की बड़ी, लेकिन जब आप पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं, तो हमारा क्रम आता है 142वां, जी, क्योंकि आबादी इतनी ज्यादा है। तो जीडीपी भले ही हमारी ज्यादा है, लेकिन हमारी जीडीपी जो है हमारी जितनी आबादी है उसको उसके लिए वो पर्याप्त नहीं, तो इसलिए प्रति व्यक्ति आय भी हमारी जो है 142 रैंक है सर है। तो ये 100 में भी नहीं है, भले हम टॉप 5 में होंगे अगर साइज के हिसाब से, लेकिन जब आप प्रति व्यक्ति आय में देखते हैं, तो ये जो आप असमानता की बात कर रही है वो यहाँ से दिखती है, या यहाँ ज्यादा है कि भाई जब प्रति व्यक्ति आय में हम 100 में भी नहीं है, 100 में क्या 125 में नहीं है, 150 के करीब है, तो एकदम नीचे है। तो भले ही हम इधर टॉप पे हैं, तो यही वजह है कि जब हम ये बात कहते हैं कि देश में इतनी बड़ी तरक्की हो गई और वो पहुंची नहीं नीचे तक, तो उसकी वजह ये है कि आबादी ज्यादा है। और अभी भी जो हम जिन देशों से तुलना करते हैं, तो चीन ही एकमात्र देश है जो आबादी में लगभग हमारे बराबर है। लेकिन अगर आप अमेरिका देखेंगे तो वो हमारा से 1/5 है। अगर हमारी आबादी 100 है तो उसकी 20 के करीब है। तो वो, लेकिन उसकी जो इकोनॉमी का साइज है वो हमसे काफी ज्यादा है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया बजट हमें समझाने के लिए और वो तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय भी देने के लिए। मैं दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि इस एपिसोड के बारे में आप क्या सोचते हैं, और कोई भी क्वेरीज है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।